हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है जिसमें हम ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी साथ के साथ समझेंगे। ठीक है, आपको भी साथ के साथ आंसर करते चलना है, नोटबुक पेन लेकर बैठना है और साथ ही हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद से पहले ऐड कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए। ठीक है, चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन आपको आंसर करना है पहले। ठीक, उसके बाद आपको मैच करना है, उसके बाद आपको बाद में इवैल्यूएशन करना है कि आपके कितने क्वेश्चन आज करेक्ट हुए। क्योंकि मैं डेली टॉप 20 ही क्वेश्चन ला रही हूँ, तो उन 20 में से ही आपको अपनी स्कोरिंग कर लेनी है। ठीक है, और वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देनी है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को भी आपने देख लिया होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा तो उन सारे टेस्ट को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है, मतलब फिलर से दिया है। सेंटेंस है द कार वाज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर इन दी डैश एक्सीडेंट। ऑप्शंस आर आउटरेजियस, घास्टली, नेस्टी और हीनियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हमें यहाँ सेंटेंस की सेंस को समझना है। यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ पे हमें सेंस को समझकर, बेसिकली ये चारों मीनिंग फिट हो सकते हैं इसमें, लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट को देखना है। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है? द कार वॉज डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर इन द डैश एक्सीडेंट। तो कैसा एक्सीडेंट? आउटरेजियस, गास्टली, नेस्टी, हीनियस। क्या आना चाहिए यहाँ पे? देखिए, हीनियस एक्सीडेंट नहीं होता। ठीक है, हीनियस हम कह सकते हैं मतलब जैसे क्रिमिनल्स के लिए यूज कर देते हैं कि हीनियस क्राइम किया है इसने। हीनियस मतलब बहुत ही घिनौना या जघन्य अपराध कर देना। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, यस, हाँ, हिंदी में कहें तो ये हो जाएगा जघन्य। ठीक है, जैसे क्राइम के साथ जोड़ सकते हैं, हीनियस क्राइम। तो ये एक्सीडेंट के साथ जुड़ने वाला एडजेक्टिव तो नहीं है। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें नेस्टी मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होना। ठीक है, जैसे नेस्टी एनिमल हो सकता है। ठीक है, खतरनाक। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट अब हमारे पास दो ऑप्शन तो कट हो चुके हैं। दो ऑप्शंस में से बात करें तो एक है घासली एंड एक है आउटरेजियस। तो आउटरेजियस मतलब बहुत ही घृणित होना, तो घृणित भी नहीं होता। एक्सीडेंट को हम लिविंग बीइंग के साथ यूज करेंगे आउटरेजियस। ये नॉन लिविंग थिंग है एक्सीडेंट, तो हम इसके साथ हम आउटरेजियस नहीं यूज कर सकते। अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हमने एलिमिनेशन मेथड से ही अपना राइट आंसर ढूंढ लिया है। इसका राइट आंसर है घासली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। घासली का मतलब क्या होता है? बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक। ठीक है, भयानक एक्सीडेंट। ओके, तो घासली आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, वी हैव परचेज। देखिए, यह एरर फाइंडिंग से है क्वेश्चन। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और किस पार्ट में एरर है ये बताना है। वी हैव परचेज्ड लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर आवर डिपार्टमेंट दिस ईयर। तो बताइए किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? और अगर कोई एरर नहीं लग रहा है तो मैं ऑप्शन ई भी बना देती हूँ, नो एरर का। आप चाहो तो इसको भी अपना आंसर मान सकते हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? We have purchased lots of equipments for our department this year. सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, यहां पर अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, वी हैव परचेज, कोई भी एरर नहीं है, ये पार्ट बिल्कुल सही है, यानी कि पार्ट भी सही हो गया। नेक्स्ट अगर हम दिस ईयर की बात करें, इसमें भी कोई एरर नहीं है। लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट्स, और ये देखो 4 आवर डिपार्टमेंट, इसमें भी कोई एरर नहीं है। हमारा एरर वाला पार्ट तो यही है। अब इसमें क्या एरर है? तो इसमें एरर ये है कि
यहाँ पे देखिए इक्विपमेंट्स हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में कंसिडर किया जाएगा। किस में कंसिडर करेंगे? अनकाउंटेबल में। और अनकाउंटेबल को हम एज अ सिंगुलर लेते हैं, ना कि एज अ प्लूरल। मतलब उसका अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होकर क्या होना चाहिए? इक्विपमेंट, ठीक है। ये एरर है इसमें, तो पार्ट डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइट, जस्ट अ मिनट, यस, फाइट टूथ एंड नील्स। बताइए इसका आंसर क्या है? ये एक ईडियम है जिसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है टू क्वेरल विद समवन, टू अटैक समवन विद अ लॉट ऑफ फोर्स, टू ट्राई हार्ड टू प्रिवेंट समथिंग फॉर हैपनिंग, टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फाइट टूथ एंड नेल, यस, इसका करेक्ट आंसर है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग। मतलब जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं जी जान लगा देना, ठीक है, किसी चीज को करने के लिए, तो उसे बोलेंगे फाइट टूथ एंड नेल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखिए ये नरेशन से क्वेश्चन है हमारा, इसे भी देख लेते हैं। इसमें है राजी सेड टू हेमा देयर वाज अ बिग फायर हियर लास्ट नाइट। देखिए अब ये सेंटेंस सिंपल फॉर्मेशन में है बेसिकली, ठीक है। और अगर सेंटेंस असर्टिव की फॉर्मेशन या सिंपल फॉर्मेशन में हो तब हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं? टोल्ड में चेंज करते हैं। तो टेल्स तो रहेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। अब 3 में से देखेंगे हम, ठीक है। राजी टोल्ड हेमा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में तो यही चेंज होगा, राजी टोल्ड हेमा। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और असर्टिव सेंटेंस है यदि, जैसे यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस ही है तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट का यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, सभी में दैट लगा हुआ है, राजी टोल्ड हेमा दैट, ठीक है। तो यहाँ तक तो तीनों ही राइट है। अभी आगे देखते हैं, आगे कहा गया है देयर वाज अ बिग फायर देयर द प्रीवियस नाइट। सॉरी, क्वेश्चन तो ये है हमारा, देयर वाज अ बिग फायर हियर लास्ट नाइट। तो इसे किस तरीके से चेंज करेंगे? देखो लास्ट नाइट को तो द प्रीवियस नाइट कर देंगे, तो ये लास्ट नाइट वाला ऑप्शन हट गया। इसी तरीके से हमें एलिमिनेट करने होते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि सारों को पढ़ते रहें, ठीक है। तो प्रीवियस नाइट आना चाहिए। हाँ, हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं, इनमें से बस देख लेना है कि कौन सा राइट है। अब देखो दैट तक तो दोनों ही करेक्ट हैं, आगे देयर भी सही है, वाज भी आना ही चाहिए। अब बिग फायर, अब देखिए यहाँ पे देयर दिया गया है या हियर दिया गया है, तो हेयर को हम हमेशा ध्यान रखना, जब नरेशन करते हैं तो हेयर को देयर में चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, The candidate said that he had been waiting there for a long time. अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ये भी नरेशन का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में दिया गया है क्वेश्चन और उसे हमें वापस से डायरेक्ट में करना है। अभी हमने इससे पहले जो कन्वर्ट किया था वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट था, अब ये इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें कहा गया द कैंडिडेट सैड दैट। देखिए दैट ये हमें बताता है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो असर्टिव सेंटेंस की मोड में होगी, ठीक है, कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं बनेगी। दूसरी बात, सैड है और सैड मतलब अगर टोल्ड होता तो हम टोल्ड से ये अंदाजा लगा सकते थे कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट भी होगा। अब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ पे सैड है सीधा सीधा, तो सैड का सैड ही रहने वाला है, ओके। हम से में चेंज नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, द कैंडिडेट सैड, ओके। उसके बाद हमारा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा और उसमें ही को हम कैंडिडेट के अकॉर्डिंग अगर वापस से बदलना चाहें तो आई में ही चेंज करेंगे, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है, आई में चेंज कर दिया हमने वापस रिवर्स में, ओके। अब आगे है हैड बीन वेटिंग। तो ध्यान रखना, अगर हैड बीन आ रहा है और हमें इसे वापस से रिवर्स में, हमें इसे इनडायरेक्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट में ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे हैड बीन की जगह क्या हो जाएगा? हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक है। एम वेटिंग नहीं होगा, ठीक है, ना ही हैड बीन होगा, या तो हैज बीन होगा या हैव बीन होगा। तो यहाँ पे अगर आई है हमारा सब्जेक्ट तो आई के साथ क्या आता है? हैव बीन आता है। तो अब देखो से ये कट गया, तो 3 ऑप्शन तो हमारे रॉन्ग हो गए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपको राइट आंसर निकालना होता है, ठीक है। द कैंडिडेट सेड आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
यहाँ देखिए विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, मतलब किसकी स्पेलिंग रॉन्गली लिखी गई है। ऑप्शन है जेलस, अपोजिट, एम्पिरिकल, रिटोरिक। और साथ ही साथ इनके मीनिंग भी पता होने चाहिए आपको। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए रिक्टोरिक में ध्यान रखिए, जेलस की स्पेलिंग करेक्ट है, अपोजिट की भी बिल्कुल राइट है और एम्पिरिकल की भी, ये तीनों ही राइट है। लेकिन अगर हम डी की बात करें तो इसमें बस एक छोटी सी मिस्टेक है, और वो छोटी सी मिस्टेक क्या है कि आर एच और यहाँ पे बाई की जगह पर वाई नहीं आता, यहाँ पे ई आता है। ठीक है, बाकी सही है रिक्टोरिक। ठीक है, यहाँ पे बाई यूज नहीं करते हैं रिक्टोरिक में। अब रिक्टोरिक का मतलब क्या होता है, देखिए रिक्टोरिक मीन्स होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव, ओके, और परसुएंस स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है, स्पेशली द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ओके, द अदर कंपोजिशनल टेक्निक, उसे बोलते हैं रिक्टोरिक। नेक्स्ट, यहां पर भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बताइए इनमें से कौन सी स्पेल करेक्ट है। डिस्पैशनेट की क्या होती है, डिस्पैशनेट की स्पेल, और व्हाट डज इट मीन ये भी आपको बताना है। डिस्पैशनेट, देखिए डिस तो चारों में करेक्ट है, पैशनेट जानना है बेसिकली। तो पैशनेट की जो स्पेल होगी PASSIONATE होती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए एफ वाला तो टोटली रॉन्ग है ना। अब यहाँ पे भी और PASSION आना चाहिए, ये भी रॉन्ग है, तो ये राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, DISPASSIONATE। अब डिस्पैशनेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स इम्पार्शियल या फिर अनअफेक्टेड, मतलब जिस पे कोई इफेक्ट ही ना पड़ता हो, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। आई होप मेरी हैंडराइटिंग क्लियरली समझ आ रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर भी करेक्ट स्पेलिंग के बारे में बात की गई है। आपको बताना है मैकाबर की करेक्ट स्पेल क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। विच वन इज द राइट। देखिए मैकाबर की जो करेक्ट स्पेल है वो है ऑप्शन नंबर बी, MACABRE। प्रोनाउंस में वैसे ही BER लग रहा हो, मैकाबर बोलेंगे, लेकिन BRE है, यही अंतर जानना है आपको। मैका में की तो स्पेल राइट ही है, बाकी बर में BRE होना चाहिए। ठीक है, मैकाबर। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रूसम, GRUESOME, या फिर गास्टली। गास्टली मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, भयानक। ठीक है, डेट इज डिस्टर्बिंग बिकॉज कंसर्टेड विद और कॉजेज अ फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर सैड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। देखिए ये फिर से एक और नरेशन का क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन सा वाला सेंटेंस है, ना तो ये असर्टिव है, ना ही इंटेरोगेटिव, ना ही एक्सक्लोमेटरी। ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस है स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम सेंटेंस की सेंस को समझकर, उसके भाव को समझकर सैड को चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस में डांटा जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, तो हम सैड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। एडवाइस दी जा रही है तो एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। इस तरीके से हम सैड को बदलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, तो हम इसे किस में बदल सकते हैं। देखिए ये एक सेंस को समझे तो यहाँ पे कोई ऑर्डर तो नहीं है, ना ही कोई पनिशमेंट है, ना ही कोई वो है रिक्वेस्ट है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक एडवाइस की तरह, टीचर उसे एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो हम टोल्ड भी नहीं बदलेंगे, ना ही सैड रहेंगे करने देंगे, तो दो ऑप्शन तो ये रॉन्ग हो गए। हम करेंगे ना ही रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट कब होता, अगर यहाँ पे प्लीज वगैरह ऐसे वर्ड का यूज हो रहा होता, तो डी भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द टीचर एडवाइज्ड टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। ओके,
I hope it is clear to you. Okay, option number C is the right answer. Moving to the next question. Question 10. Which is the correct sentence in the comparative degree? देखिए, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बताना है और उसके ग्रामेटिकली भी वो करेक्ट हो और उसका कोई मीनिंग क्लियरली निकल पा रहा हो। ठीक है, ये देखना है। ए है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। नेक्स्ट है, हायर यू गो द कूलर इज गेट्स, हायर यू गो कूलर इज इट गेट्स, द हायर यू गो कूलर इट गेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए। देखिए, अगर आप रीड आउट करोगे ऐसे ही सिंपली तो आपको ये सारे ही सही दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन एक रूल होता है ग्रामर में, उसको आपको बेसिकली समझना है। वो क्या है कि अगर कोई कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, अब उससे पहले दा लगा हुआ है, तो जो हमारा दूसरा भी कंपैरेटिव वाला एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, उसके साथ भी हमें आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। ओके, ये एक रूल होता है। तो ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो राइट होगा वो ए होगा, द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स। ओके, यहाँ पे हायर यू गो कूलर इट गेट्स ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे द इसके साथ लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया, इसलिए रॉन्ग है। अब यहाँ पे हायर यू गो कूलर इट गेट दोनों से ही हटा दिया, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है द हायर कूलर, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, यहाँ पे कहा गया है नियरेस्ट मीनिंग, यानी कि सिनोनियम की बात की गई है। वर्ड है हमारे पास डेलीकेशन, तो डेलीकेशन का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शंस आर enjoyment, envy, inspiration, astuteness, astuteness। तो जैसा कि डेलीकेशन से आप समझ गए होंगे, डेलिकेट से बना है डेलीकेशन। तो डेलिकेट या डेलीकेशन मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, हैप्पीनेस, सुख। ठीक है, तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो इसी से समझ गए होंगे आप, एंजॉयमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बेसिकली हम इन तीनों ऑप्शंस के भी मीनिंग समझ लेते हैं। एनवी मतलब क्या होता है? एनवी का सिनोनिम होता है जेलेसी। ठीक है, अब जेलेसी से आप समझ ही गए होंगे, किसी से ईर्ष्या या जलन। ठीक है, अब इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन क्या होता है? इंस्पिरेशन को हम एक तरीके से मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है आस्टिट्यूडनेस। आस्टिट्यूडनेस मतलब क्या होता है? किसी चीज में निपुणता होना या धूर्तता। ठीक है, ऑप्शन नंबर A is the right answer. Next, question number 12. Are you feeling cold? Shall I close the window? तो देखिए, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की बात की गई है और कोल्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा गया है। कोल्ड यहाँ पर क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या है एग्जैक्टली? जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से भी आप देख सकते हैं, वर्ब, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। आर यू फीलिंग कोल्ड? Shall I close the window? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, अगर हम सेंटेंस के हर एक वर्ड की बात करें, हम बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन के पे डिपेंड ना होकर हम हर एक वर्ड की बात कर लेते हैं। आर आप जानती हैं, शैल आप जानती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो। शैल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, और ये सिंपल ऑक्सिलरी बोल लीजिए, हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। यू आपको पता है कि ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, फीलिंग क्या है? एक मेन वर्ब है। ठीक है, कोल्ड क्या हो गया? ये फीलिंग की ही को ही क्वालिफाई कर रहा है, और कोई भी वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड क्या होगा? एडवर्ब। तो आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगर हम आगे बात करें, शैल मैं बता ही चुकी हूँ, मॉडल ऑक्सिलरी है। आई फिर से प्रोनाउन। नेक्स्ट अगर क्लोज की बात करें, क्लोज क्या है? वर्ब है। ठीक है, और द विंडो, विंडो इज द नाउन। और अगर दा का भी जानना है आपको, तो दा क्या है? दा इज अ डिटर्मिनर। ओके, एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं डिटर्मिनर, दा। ओके, और डिटर्मिनर में भी ये एक आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? तो डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कांट बी गुड। तो इसमें क्या करना है हमें? बेसिकली इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, और इन्हें ना मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन से सेंटेंस है हमारा।
तो हमें इसे नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो नहीं बदलनी चाहिए। सेंटेंस है दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कांट बी गुड। तो क्या होगा? ऑप्शन है दीज मैंगोज आर टू गुड टू बी चीप। नेक्स्ट है दीज मैंगोज आर टू चीप सो दैट दे आर नॉट गुड। दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। दीज मैंगोज आर टू गुड सो दे आर चीप। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर हम सेंटेंस की सेंस से भी समझें तो यहाँ पर जो राइट होगा ना, जैसे सो और दैट आया है, सो दैट की जगह हम टू और टू का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और नॉट हट जाएगा फिर उस सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। देयर मैंगोज, देयर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, आई थिंक ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे हम दीज ही करेंगे। दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऑनेस्टी इज एन एडमिरेबल फीचर इन एनी इंडिविजुअल। तो आपको बताना है कि ऑनेस्टी, पहली बात तो आपको बताना है कि क्या है, ये एक नाउन है। ओके, अब नाउन है तो कौन सा वाला नाउन है? मटीरियल, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। इजी क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इजीएस्ट, आज का इजीएस्ट वन क्वेश्चन यही है ग्रामर का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आपको अच्छा इजीली पता है ऑनेस्टी क्या है। ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ही हैड वॉन 5 मैचेस अंटिल दैट डे। तो आपको बताना है कि कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट। आप पास्ट प्रोग्रेसिव से कंफ्यूज ना होइए, प्रोग्रेसिव मतलब कॉन्टिन्यूअस से बात हो रही है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब देख के हम टेंस पहचान सकते हैं। सेंटेंस है ही हैड बोर्न। अब हैड हेल्पिंग वर्ब किस में लगती है? आपको पता ही है किस टेंस में आती है, ये आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल यही है कि हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे प्लस वर्ब थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टिशियस। फैक्टिशियस का नियरेस्ट मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है फैक्टिशियस का। क्या होगा सिनोनिम? ह्यूमरस, ट्रुथफुल, आर्टिफिशियल, कॉजिंग फटीग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? फैक्टिशियस। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, फैक्टिशियस मतलब होता है बनावटी चीजें, ठीक है। तो इसी का अगर हम सिनोनिम देखें तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17, दे गेव अ डैश डिनर टू सेलिब्रेट द ओकेजन विच इम्प्रेस्ड एवरी गेस्ट। तो यहाँ पे गेव आ के बाद क्या आएगा? देखिए, एक एडजेक्टिव का यूज होना है यहाँ पे, जैसे कि आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि ए और डिनर क्या है? डिनर एक नाउन है, तो नाउन से पहले क्या यूज होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, आस्टर, पब्लिक, सैम्पटस या फिर समरी। तो समरी तो एक नाउन है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। पब्लिक भी नहीं होगा। अब दो में से देख लीजिए, आस्टर आना चाहिए, सैम्पटस आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सैम्पटस ही है। सैम्पटस मतलब कोई शानदार, ठीक है, शानदार डिनर देना। ओके, नाउ अगर हम आस्ट्रियस की बात करें, आस्ट्रियर मतलब होता है साधारण, पब्लिक मतलब सार्वजनिक, समरी मतलब सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 इज solicitous. Okay, I can't pronounce it. My apology. Solicitous का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन है माइल्ड, showing no concern for, grateful या cheerful। solicitous इसका अपोजिट बताना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके,
देखिए सॉलिसिटियस मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो सीरियस व्यक्ति होते हैं या बहुत ज़्यादा चिंतनशील जो व्यक्ति होते हैं, इसका लिए राइट जो मीनिंग होगा वो होगा चिंतनशील। ठीक है, सॉलिसिटियस मतलब बहुत ज़्यादा विचार करने वाले, बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति। ठीक है, अब अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? एंटोनियम क्या होगा? शोइंग नो कंसर्न, मतलब किसी की परवाह नहीं करना, कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शोइंग नो कंसर्न। ठीक है, नेक्स्ट 19, कैन द डॉक्टर क्योर हिम डैश अस्थमा। तो यहाँ पे किस प्रपोजिशन को यूज करेंगे हम? कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा, फ्रॉम अस्थमा, इन अस्थमा, विद इन अस्थमा। यस, देखिए इन और विद इन तो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। ठीक है, कहीं से भी। और अगर दो ऑप्शंस में से देखें तो ऑफ ज़्यादा प्रीफरेबल है या फिर फ्रॉम। कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ अस्थमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यू कांट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग। तो बताइए इसमें क्या, कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? यू कांट प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, मी डैश वर्किंग, तो क्या आना चाहिए प्रिवेंट के साथ? यस, प्रिवेंट मी ऑफ वर्किंग, फ्रॉम वर्किंग, टू वर्किंग, एट वर्किंग। फ्रॉम या फिर टू या फिर ऑफ या फिर एट। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रिवेंट मतलब किसी को काम करने से रोकना। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर लें, जिससे कि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन में, या फिर इंग्लिश लिटरेचर या फिर ग्रामर, जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।